बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल जो आप लोग पूछ रहे थे बार बार वो ये था कि क्या डिस्टेंट हीलिंग या जो क्वांटम हीलिंग है क्या ये काम करती है और ये क्या चीज़ है। बिल्कुल ये काम करती है और इसकी एक छोटी सी मिसाल ये है कि क्या दूर से बैठ के भी किसी इंसान को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है कि वो पॉजिटिवली या नेगेटिवली उसके ऊपर असरात जाएं। तो आपने अक्सर देखा होगा कि जो हमारे आजकल तो सबसे बड़ी मिसाल जो है वो वाईफाई सिग्नल्स की है कि हम इन्हें देख नहीं सकते मगर वी ऑल नो कि दैट रियली वर्क्स। और सब जो सिग्नल हम रिसीव कर रहे होते हैं और अपने मोबाइल्स पे और अपनी तमाम डिवाइसेस पे बिल्कुल इसी तरह इंसान के इर्द गिर्द भी ना एक ऑरा होता है। ऑरा के बारे में आप लोग काफ़ी सुन रहे होंगे आजकल। और ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है जो हमारे पॉइंट्स होते हैं सेवन बॉडी के, जिनको जिसे हम तसव्वुफ़ में या इस्लाम में लताइफ़ कहते हैं और यहाँ पर इसको संस्कृत ज़बान में चाक्रास कहा जाता है और मेरिडियन पॉइंट्स कहा जाता है और मुख्तलिफ़ लैंग्वेजेस में इसको मुख्तलिफ़ नाम दिया जाता है। जब ये एक्टिवेट होते हैं यूजुअली क्लॉकवाइज़ इनकी होती है, बाज़ चक्रास एंटी क्लॉकवाइज़ भी चल रहे होते हैं। तो जब ये एक एमिट करते हैं एक एनर्जी तो उसका एक हाला बनता है, एक आपके इर्द-गिर्द एक होलोग्राम टाइप चीज़ बनती है और उसको बाकायदा आप किरलियन कैमराज़ हैं, जो कि रशिया में मौजूद हैं और मुख्तलिफ़ जगहों में अब काफ़ी रिसर्च हो चुकी हुई है, उससे बाकायदा इसकी पिक्चर ली जा सकती है। और मुख्तलिफ़ लोगों के जो ऑराज़ होते हैं, कई दफ़ा तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि प्रैक्टिस करते हैं, तो वो अपने ऑरा को देख भी सकते हैं और दूसरों के ऑरा को भी देख सकते हैं। ये कभी-कभार जिसे कहते हैं ना कि किसी का ब्लू होता है, किसी का येलोइश होता है, मुख्तलिफ़ शेड्स के ये हो सकते हैं। तो उसमें समझने वाली बात ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ील्ड जो है वो हमारी थॉट से और हमारे अपनी जो एनर्जी लेवल जो हम हमारे अंदर इतना करंट होता है कि एक बल्ब उससे रोशन किया जा सकता है, तो वो उसी से ही बिल्डअप होता है। जब कभी भी कोई डिसीज़ या डिसऑर्डर आपकी बॉडी में आता है या आती है तो उसमें क्या होता है कि वो एनर्जी लेवल जो कि सेवन चक्रास की वजह से एमिट हो रही होती है उसमें भी प्रॉब्लम आई होती है, इम्बैलेंस आया होता है, कोई एक्टिवेट हो जाता है, कुछ अंडर एक्टिवेट हो जाता है। जैसे कॉन्फिडेंस के इशू में या जिनको एंजाइटी होती है वाइल दे आर स्पीकिंग इन पब्लिक और टॉकिंग टू द पीपल आउटसाइड, जैसे बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट लोग होते हैं तो उनका जो थ्रॉट चक्र होता है ना वो काफ़ी हद तक ब्लॉक हुआ होता है। और कई दफ़ा इसके पीछे चाइल्डहुड ट्रॉमास भी होते हैं और कई दफ़ा बैड एक्सपीरियंसेस और बैड इंसिडेंट्स भी होते हैं, तो उसको भी हम बैलेंस कर सकते हैं। जब जहाँ तक ये सवाल है कि एक जो इस काम में माहिर हैं, जैसे कि मैंने 3 जो आपकी रेकी सिस्टम्स हैं उसमें मास्टरशिप की हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। एक जिनमें बहुत देर बाद अब इस्लामिक रेकी का भी नाम हम सुनते हैं। एक उसमें मेरी है मास्टरशिप अल्हम्दुलिल्लाह, कुंडलिनी रेकी है और उसके बाद यूसुई रेकी है। यूसुई रेकी इज़ द मोस्ट पॉपुलर रेकी ऑल अराउंड द वर्ल्ड। ये जापानीज़ ओरिजिन से है और इसमें भी ये होता है कि 3 लेवल्स होते हैं। फर्स्ट लेवल पे आप टच के ज़रिए हीलिंग एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने पेशेंट पे और दूसरे लेवल पे आप उसको डिस्टेंस से भी रेकी दे सकते हैं। और क्वांटम हीलिंग का भी इसमें बहुत ज़्यादा या एनर्जी हीलिंग या सोमैटिक हीलिंग का भी बहुत ज़्यादा रोल होता है और बाकायदा दूसरा बंदा उस फीलिंग को महसूस कर सकता है। जो पॉजिटिविटी, कई दफ़ा वो वार्मथ फील करते हैं, कई दफ़ा वो कोल्डनेस फील करते हैं और कई दफ़ा जस्ट अ वेरी कामनेस एंड सेंस ऑफ बहुत ज़्यादा सुकून की एक कैफियत होती है। कई दफ़ा तो ऐसा आप महसूस करते हो। और जिस सिम्टम के लिए हम दे रहे होते हैं जैसे एंजाइटी के लिए, स्ट्रेस के लिए या किसी बॉडी एक के लिए, तो वो सबसाइड करना शुरू कर देता है और वो आपको इंस्टेंट उसका रिज़ल्ट मिलता है। ना सिर्फ हम रेकी करते हैं बल्कि सिखाते भी हैं। और उसके बाद थर्ड लेवल जो होता है वो इमोशनल लेवल पे जो रेकी करवाई जाती है और उसके बाद वो मास्टरशिप होती है और मास्टरशिप एक बहुत ज़िम्मेदारी का काम होता है।
तो अगर आप लोग कम से कम फर्स्ट लेवल या सेकंड लेवल भी सीख लेते हैं तो दैट कैन बी गुड इनफ। स्पेशली इट वर्क्स वेरी वेल विद द किड्स, विद द यंग इन्फेंट्स जिनको आप ज़्यादा मेडिसिन नहीं दे सकते, या वो बुज़ुर्ग जिनको आप ज़्यादा मेडिसिन नहीं दे सकते, या उनको कोई हार्श ट्रीटमेंट नहीं दे सकते मेडिकली। तो उनके लिए ये बहुत एक सपोर्टिव और हीलिंग सिस्टम होता है। मैं ये नहीं कह रही कि इट शुड बी रिप्लेसिंग एनी मेडिकल ट्रीटमेंट। जहाँ आपको सर्जरी करवानी है, जहाँ इश्यूज़ इतने बिगड़ चुके हुए हैं कि जहाँ पर कोई खुदा ना ख़ास्ता ऑपरेशन की ज़रूरत है, तो वहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंगली इसको एज़ अ सपोर्ट, एज़ अ हेल्प बहुत ज़्यादा जल्दी हीलिंग की तरफ आप जा सकते हैं। बाज़ लोगों को एलर्जीज़ हो जाती हैं और उनको एलर्जी की वजह से बहुत सारी मेडिसिन खानी पड़ती है, फिर उनका स्टमक ख़राब हो जाता है, फिर वो उसकी वजह से अपसेट हो जाते हैं। तो इट्स मच बेटर कि आप ये हीलिंग चीज़ों को यूज़ करें जो कि नेचुरल हैं और जिसकी अब तो हर जगह साइंटिफिक इसकी हमें प्रूफ्स भी मिल रहे हैं, रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं दैट रियली वर्क्स। तो दैट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि जब एक थेरेपिस्ट है उसने अगर रेकी भी की हुई है और वो आपको अपनी लिस्ट में रखता है या अपनी जो भी उसके तरीक़ेकार है अपने मेथड में रखता है, तो ये मेक श्योर कि अल्हम्दुलिल्लाह ये आपको रेकी हीलिंग पहुंचती है। जैसे हम कहते हैं ना, दुआएं पहुंचती हैं, जैसे हम कहते हैं कि दम का असर है, हमने कुरानी आयात पढ़ी हैं, तो डेफ़िनेटली वो तो एक बहुत बड़ी नेमत है मुसलमानों के पास कि वो तो हमें ज़रूर रुक़्या और ये सब चीज़ें करनी चाहिए। और इसके साथ इसको साइंटिफिकली अगर हम समझने की कोशिश करें तो समझ में ये आता है कि ये भी एक साइंटिफिक बैकग्राउंड से ही निकली है। और अब तो हम बहुत से इंफ्रारेड कैमरास हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम सेंस कर सकते हैं, देख सकते हैं उन चीज़ों को जो हम पहले आम आँख से या नेकेड आई से नहीं देख सकते थे। तो जहाँ तक रेकी का ताल्लुक है, अगर आप रेकी में करवा रहे हैं या अपना वो ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो उसके लिए आपको फ़ेस टू फ़ेस इवन सेशन में मौजूद होने की ज़रूरत नहीं होती है, और आपको दूर से ही हीलिंग कर दी जाती है, क्वांटम हीलिंग कर ली जाती है। कई दफ़ा आपकी आवाज़ में और आपकी नज़र में भी वो अल्हम्दुलिल्लाह हीलिंग जो सी है ना एबिलिटी क्रिएट की जा सकती है, और ये हीलिंग प्रोसीजर में हम लोग यूज़ करते हैं। अब अहम बात जो हमें समझनी है कि क्या ये हर मसले का हल है? तो हम ऑलरेडी ये कह रहे हैं कि उन प्रॉब्लम्स में हम इसको यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे आपको सपोर्ट की ज़रूरत है, या माइनर पेन्स हैं, हेडेक हो गया या कोई ऐसा पेन है जो आपको पता है कि कोई सीरियस मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत नहीं है, मगर ये एक टेम्परेरी एक डिस्कम्फर्ट है जिससे निकलना है, बचना है, तो दैट कैन रियली हेल्प यू। और इसमें जो रिसीवर होता है उसे कुछ भी नहीं करना होता कि वो बस अपना कामली और ग्राउंडेड बैठता है, यानी पैर उसके ज़मीन पे होते हैं और वो रिसीविंग पोजीशन में आता है। ही और शी ओपन्स हर हैंड लाइक दैट, और वो फिर उसको रिसीव करता है, और जो देने वाला थेरेपिस्ट है वो अपने तरीके से उस रेकी को या उस हीलिंग को पहुंचाते हैं। बहुत से लोग इसको करते हैं मिसअंडरस्टैंड कि शायद ये कोई आमिल जैसे कोई अमल शमल करते हैं, तो इससे वो बहुत मुख्तलिफ चीज़ है, और उसके ना कोई इस्लाम में उस तरह की इजाज़त है, ना ही साइंटिफिकली इस चीज़ की इजाज़त है। जो चीज़ कुरान और सुन्नत के मुताबिक रुक़्या है उसकी बिल्कुल बहुत ऑथेंटिसिटी है, बहुत उसके ऊपर काम हो रहा है और बहुत से साइंटिफिक प्रूफ्स उसके मिल रहे हैं। तो ये सब चीज़ें इस्लाम के मुताबिक रह के आपने ये सीखनी भी होती हैं, करनी भी होती हैं। उसमें हमेशा आप लोग ये देखा करें कि सबसे पहले आपका ईमान है और उसके बाद कोई और चीज़ है। क्योंकि देखिए आम तौर पे क्या होता है कि जब कोई चोट लगती है किसी बच्चे को या किसी बड़े को भी, तो और दर्द होती है किसी भी जगह, तो क्या होता है कि इंस्टेंटली आपका होती है कि उस हिस्से के ऊपर हाथ रखते हैं। हाथ रखते हैं तो एक सुकून की कैफ़ियत आती है, एक बिल्कुल रिलैक्सेशन की कैफ़ियत आती है, दर्द कम हो जाता है। कई दफ़ा अक्सर लोगों ने महसूस किया होगा, ये बड़ी कॉमन चीज़ है कि दाँत का या दाढ़ का दर्द हो तो लोग उस पे हाथ रखते हैं, तो ऐसे सुकून की कैफ़ियत में चले जाते हैं और पेन भी कम हो रहा होता है। तो वो एक थोड़े लेवल की हम एक रेकी यूज़ कर रहे होते हैं। जब इसकी अट्यूनमेंट करवा लेते हैं तो उसकी जो पिलर होता है या उसकी रिसीविंग पावर होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। कई दफ़ा आपने देखा होगा कि जो घर के बुज़ुर्ग होते हैं वो आपके सर पे हाथ रखते हैं तो ऐसे सुकून की कैफ़ियत आती है। तो ये उसी से मिलती-जुलती चीज़ें हैं। तो इन चीज़ों को सीखना भी चाहिए और इसको अमल में भी लेके आना चाहिए है, और ये तसल्ली रखें कि वाक़ई इट रियली वर्क्स एंड इट एग्ज़िस्ट। इसके लिए ज़रूर अपनी नॉलेज और रिसर्च को एनहांस किया करें। थैंक यू सो मच।